शादी को 1 हफ्ता हो चुका था और वो उससे जानबूझकर बच रही थी। वो दबे कदमों से किचन में दाखिल हुआ था और उसका अंदाजा सही था। किचन में महक मौजूद थी, सब तरफ से बेपरवाह होकर खाने में बिजी। लेमन कलर की साड़ी में उसकी खूबसूरती बुरी तरह उभर रही थी। अर्नब की नज़रें उसकी कमर पर टिक गई थीं। उसका मन महक को छूने के लिए बुरी तरह मचल उठा था। अपने पीछे किसी का एहसास करते ही महक का दिल धक से हुआ। खाने की प्लेट वहीं रखकर एकदम पलटी थी और सामने ही अर्नब को देखकर उसका दिल जैसे धड़कना भूल चुका था, जबकि अर्नब के होठों पर एक शरारती मुस्कान आई थी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था और अगले ही पल उसे कमर से खींचकर खुद के करीब कर चुका था। बहुत इग्नोर कर लिया तुमने मुझे, अब बचकर कहाँ जाओगी? उसने एक झटके से उसे अपने सीने से भींचा था, जबकि महक की नरम नाजुक सी धड़कनें अर्नब के चौड़े सीने से जोर से टकराई थीं और उन धड़कनों की नाजुकता को महसूस करके अर्नब की सांसें खुमार से बहक उठी थीं। उसने बिना सोचे समझे अपने होठों से महक की गर्दन को छू लिया था और उसके गर्म होठों का स्पर्श पाकर महक, मैं सिर्फ आपकी वजह से जा रहा हूँ पापा, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था इस 3rd क्लास कॉलेज में मुख्य अतिथि के रूप में जाने का। मैं अर्नब चौधरी हूँ, आप ये बात क्यों भूल जाते हैं? ऐसे छोटे छोटे काम करने से मेरी इज्जत कम होती है। हमेशा नुक-सुक से तैयार रहने वाला अर्नब चौधरी इस वक्त बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसके पापा ने एक गर्ल्स कॉलेज में एक अवार्ड फंक्शन में जाने के लिए उसे जैसे तैसे राजी कर लिया था। लेकिन अर्नब चौधरी वहाँ जाना नहीं चाहता था। मैं नहीं जाना चाहता पापा, वहाँ सिर्फ गरीब बच्चे ही पढ़ने आते हैं और आप अच्छे से जानते हैं कि मुझे गरीबों से कितनी नफरत है, वो हिकारत से बोला था। उसके पापा ने हल्की मुस्कान के साथ अपने बेटे को देखा। ऊंचा लंबा चौड़ा कद, वो सच में किसी रियासत का राजकुमार लगता था और उस पर उसका अभिमान जचता भी था। लेकिन आज इस तरह गरीबों का मजाक उड़ाने पर उसके पापा को गुस्सा भी आया था, लेकिन फिर भी वो अपना गुस्सा दबाते हुए बोले। अर्नब को प्यार से समझाने की कोशिश की। वो जानते थे अर्नब गुस्से का तेज है और गुस्से से बात की तो वो और भी भड़क जाएगा। उस पर एक ही बात असर करती थी और वो थी प्यार से बात करना। उसके पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक तुम अर्नब चौधरी हो, लेकिन मेरी जान, ये कभी मत भूलना कि तुम दुर्वेश चौधरी के बेटे हो, जिसके सीने में एक दिल है, एक ऐसा दिल जिसमें गरीबों के लिए ढेर सारी हमदर्दी भरी हुई है। हमें गरीबों से नहीं बल्कि गरीबी से नफरत करनी चाहिए। गरीब भी इंसान होते हैं, हमारी तरह उनके भी एहसास होते हैं। इस तरह की बातें मत किया करो, तुम्हारे पापा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और अर्नब चौधरी को कुछ पल के लिए अपनी कही हुई बात पर थोड़ी सी शर्मिंदगी हुई थी, वो भी सिर्फ इसलिए कि उसके पापा उसकी बात से बुरी तरह हर्ट हुए थे, वरना अब भी उसके जो विचार गरीबों को लेकर थे वो बदले नहीं थे। सॉरी पापा, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया, बट मैं अभी भी कह रहा हूँ, मुझे ऐसी जगह पर जाने का कोई शौक़ नहीं। चले जाओ बेटा, वैसे भी तुम आजकल फ्री हो, मुझे ज़रूरी मीटिंग में जाना है, वरना मैं ही चला जाता। और मेरी जान, कोई भी बात कहने से पहले सोच समझ लिया करो। जो हम सबका विधाता है ना, भगवान हमारी एक एक बात सुन रहा होता है। कहीं ऐसा ना हो कि इसी 3rd क्लास कॉलेज से तुम्हें इतनी मोहब्बत हो जाए कि तुम इसका दरवाज़ा ही छोड़ न सको। अर्नब ने ये सुनकर हल्की मुस्कान दी और फिर अपने घमंड भरे अंदाज में बोला, आज आपने ये कह दिया पापा, मगर हमेशा याद रखना, मैं अर्नब चौधरी हूँ। मैं कभी किसी का गुलाम नहीं बनता। लोग मेरे आगे झुकते हैं, मैं किसी के आगे नहीं झुकता। फिर भला ये 3rd क्लास गरीब लोग क्या मुझे अपना गुलाम बना सकते हैं? हरगिज भी नहीं। वो ये कहकर उठा, अपने कोट को सीधा किया और अपने पापा को देखते हुए आगे बोला, सिर्फ आपकी खातिर मैं इस कॉलेज में जा रहा हूँ, मगर दिल जरा भी नहीं है मेरा। खैर बाय। ये कहकर वो रुका नहीं और तेज कदमों से बाहर निकल गया, जबकि पीछे खड़ी किस्मत उस पर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसे मालूम था कि अभी अभी जो बातें वो कहकर गया है, कुछ ही पलों में उन्हीं बातों पर वो पछताने वाला है। वो गाड़ी में खामोश बैठा था, उसकी शार्प निगाहें बाहर गुजरती गाड़ियों पर जमी थीं। कुछ ही देर बाद गाड़ी झटके से कॉलेज के सामने रुकी और वो पूरी ठसक के साथ बाहर निकला। उसने अपने कोट के बटन लगाए ही थे कि तुरंत प्रिंसिपल और अन्य स्टाफ उसे घेर कर अंदर ले गए। बहुत आदर के साथ उसे ऑडिटोरियम तक पहुंचाया गया, बहुत ही सम्मान पूर्वक सोफे पर बिठाया गया। मगर अर्नब को इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वहां बैठी तमाम लड़कियों की निगाहें वो अपने ऊपर महसूस कर सकता था, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसे पता था कि वो कुछ ख़ास पर्सनालिटी ही रखता है
और चाहने वाले कुछ ही पलों में उसकी ओर खींचे चले आते हैं। मगर वो कभी किसी को जवाब नहीं देता था। दुनिया की हर दौलत, हर ऐशो आराम उसके पास था, मगर उसने कभी भी गलत रास्ते पर कदम नहीं बढ़ाया था। हाँ, वो बहुत धार्मिक नहीं था, लेकिन भगवान का डर उसके दिल में था। कभी किसी गलत चीज़ की तरफ उसका झुकाव नहीं हुआ। जबकि कई लड़कियां अपनी इज्जत उसके कदमों में निछावर करने के लिए हर वक्त तैयार रहती थीं, मगर वो अर्नब चौधरी था और उसने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की थी जिससे कि उसके ख़ानदान का सर झुक जाए। या फिर यूं कहना भी गलत न होगा कि आज तक उसे कभी ऐसी कोई लड़की मिली ही नहीं थी जो उसके दिल को छू सके। मगर अब वो यहाँ बैठकर बुरी तरह ऊब चुका था। उसकी नाराज़गी बढ़ती ही जा रही थी। वो मन ही मन बड़बड़ा रहा था, बिल्कुल बेवजह डैड ने मुझे यहाँ फंसा दिया। चैन की ज़िंदगी जीने ही नहीं देते ये दुर्वेश साहब। घर जाकर आपसे हिसाब लूँगा डैड। उसके बगल में खड़ा उसका पीए जानता था कि उसका बॉस इस समय गुस्से से पागल हो रहा है, क्योंकि वो बार बार अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देख रहा था। और तभी अर्नब की निगाह पहली पंक्ति में बैठी एक छोटी सी नाजुक सी लड़की पर पड़ी थी। वो अपनी किताब पर झुकी हुई थी, शायद कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी। उसके माथे पर बल थे शायद। ऑडिटोरियम के शोर से वो भी अर्नब की तरह परेशान थी। जहाँ सारी लड़कियाँ शौक भरी नज़रों से अर्नब के चेहरे को निहार रही थीं और उससे बात करने के लिए बेकरार थीं, वहीं ये लड़की बेपरवाह सी कुछ याद करने में बिजी थी, जैसे उसके लिए सिर्फ उसकी पढ़ाई ज़रूरी है, इसके अलावा कुछ नहीं। उसका ये लापरवाह अंदाज अर्नब को कुछ पल के लिए चौंकने पर मजबूर कर गया था। उस लड़की का चेहरा नहीं दिख रहा था क्योंकि वो किताब पर बुरी तरह झुकी हुई थी, लेकिन याद करते हुए वो जिस तरह बार बार अपने हाथों को आपस में उलझाती तो कभी अपने हाथों की उंगलियों को बालों में फंसाती, अर्नब को अंदाजा हो चुका था कि इस वक्त वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी। अर्नब ने अपनी नज़रें उस लड़की के ऊपर से हटाई थीं। उसकी नज़र में आज तक कभी किसी की इतनी अहमियत नहीं हुई थी कि वो उस पर अपना टाइम ख़राब करता, लेकिन जाने अनजाने बार बार उसकी नज़रें उस लड़की की ओर ही उठ रही थीं। वो उसका चेहरा देखना चाहता था, लेकिन शायद ये बात मानने से इनकारी था, इसलिए बार बार अपना ध्यान उसकी तरफ से हटाने की कोशिश कर रहा था। और जब अपनी कोशिश में नाकाम रहा तो उसकी नज़रें पूरी तौर पर उस लड़की पर जाकर ठहर गई थीं और अब वो इंतज़ार में था कब वो लड़की अपना चेहरा ऊपर उठाएगी। और तभी लड़की ने अचानक अपना सिर उठाया और अर्नब पूरी तरह स्तब्ध रह गया। ऐसी कातिल आँखें कि उनमें एक पल में ही डूब गया था। कुछ जादू सा भरा था उन आँखों में, ये ख़ास चमक जो अर्नब को अपनी ओर खींच रही थी। चेहरे पर ढेर सारी मासूमियत थी। अर्नब एक पल में ही उसकी मासूमियत में डूब गया था। उसका रंग बहुत ज़्यादा गोरा चिट्टा नहीं था, लेकिन हल्का बादामी रंग जिसमें हल्का हल्का गुलाबीपन शामिल था उस लड़की को सबसे अलग बना रहा था। मेकअप के नाम पर उस लड़की की आंखों में सिर्फ काजल की एक लकीर थी, माथे पर एक छोटी सी काली बिंदी जो उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। अर्नब की आंखें धीरे धीरे उसके ऊपर बदलने लगी थीं। उसका दिल पहली बार धड़का था और इस धड़कन का अंदाज ही आज अनोखा था। अर्नब चौधरी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई थी। उसने अपने पास खड़े पीए को नीचे झुकने का इशारा किया। राजन तुरंत झुक गया। अर्नब ने ठंडी मगर जुनूनी आवाज़ में कहा, राजन, कल तक इस किताब वाली लड़की की सारी जानकारी मेरी ऑफिस के टेबल पर होनी चाहिए। अगर जरा भी देर की तो याद रखना कल तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन भी हो सकता है। जानते हो ना, मुझे हर काम टाइम पर चाहिए होता है। राजन हैरानी से अर्नब चौधरी को देखता रह गया। उसने अविश्वास से कभी अर्नब को तो कभी उस 18-19 साल की लड़की को देखा। अर्नब का ये जुनूनी अंदाज देखकर राजन घबरा गया था। आज तक अर्नब सर ने किसी लड़की के लिए ऐसी दीवानगी नहीं दिखाई, तो फिर अब क्यों? जी सर, जैसा आप कहें, कल आपको इस लड़की की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। मगर अर्नब चौधरी जैसे किसी दूसरी दुनिया में ही खो चुका था। उसकी नज़रें तो अब तक उस लड़की से हटी नहीं रही थीं। शायद उस लड़की का कोई टेस्ट था जो भी इतनी लगन से पढ़ने में बिजी थी। और जब शोर शराबे में उसका ध्यान पढ़ने में ना लगा तो उसने गहरा सांस लेते हुए किताब को बंद किया और अपनी गोद में रखे बैग में रख ली। और फिर उसने एक नज़र अपने आसपास दौड़ाते हुए अपने सामने स्टेज पर डाली थी। बस एक लापरवाह सी नज़र थी। आज तक कोई लड़की ऐसी नहीं थी जिसने अर्नब चौधरी को यूं नज़रअंदाज किया हो, लेकिन उस लड़की ने एक लापरवाह सी नज़र डालकर अपनी नज़रें हटा ली थीं, जैसे उसके लिए किसी चीज़ की कोई अहमियत ना हो। फिर वो लड़की अपने बगल में बैठी एक लड़की से मुस्कुराकर बातें करने लगी और जैसे ही वो खिलखिलाई थी उसके गालों में छोटे छोटे से 2 डिंपल उभर आए थे जो उसकी खूबसूरती और मासूमियत में 4 चांद लगा गए थे।
अर्नब के होठों पर अचानक एक हल्की सी मुस्कान आई थी। वो हर तरफ से बेगाना होकर सिर्फ उस लड़की में खोया हुआ था और ये देखकर राजन अबाक रह गया था। आज तक मैंने अर्नब सर को बेवजह मुस्कुराते नहीं देखा और अब ये अच्छा संकेत नहीं है। जाने अजीज, अब तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ अर्नब चौधरी की, क्योंकि तुम दुनिया की पहली लड़की हो जिसे अर्नब चौधरी के दिल को छुआ है। अब तुम खुद चलकर मेरे पास आओगी और मेरी आगोश में समा जाओगी। मैं तुम्हें अब कभी अपने आप से दूर नहीं होने दूंगा। तुम्हें पाकर मेरी तलाश खत्म हो चुकी है। तुम ही हो जो अर्नब चौधरी की ज़िंदगी का हिस्सा बनोगी। लेकिन वो नहीं जानता था कि जिसे वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के बारे में सोच रहा है वो बेहद गरीब और मजबूर लड़की है। और अर्नब चौधरी को तो गरीबों से नफरत है। तो क्या वो इस गरीब लड़की को मोहब्बत कर पाएगा या फिर उस लड़की की ज़िंदगी को और भी मुश्किल बना देगा? इस बात का फैसला तो शायद वक्त ने ही तय करना था। अर्नब चौधरी उस लड़की पर एक आखिरी नज़र डालकर मन ही मन बोला था, फिलहाल के लिए बाय, लेकिन तुमसे जल्दी ही मुलाकात होगी। और ये बोलकर वो अचानक अपनी जगह से खड़ा हुआ था। पूरी प्रशासनिक टीम, उसका निजी सहायक सब घबरा गए थे। उसका पीए राजन तो पहले ही उसकी अजीब हरकतों से परेशान हो गया था, लेकिन अब जब उसने अचानक उठकर बाहर जाने की ठानी तो राजन के तो होश ही उड़ गए थे। पर अर्नब ने किसी पर दूसरी नज़र डालने की ज़रूरत ही न समझी। वो तेज़ी से बाहर निकला। प्रिंसिपल और अन्य सम्मानित हस्तियां उसके पीछे दौड़ी थीं। सब जानते थे कि अर्नब चौधरी कौन है। अगर वो नाराज़ हो जाता तो ये कॉलेज के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकता था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अर्नब नाराज़ नहीं था, बल्कि वो इस कॉलेज से बेहद खुश होकर जा रहा था। डैड की कही हुई बात सच हो गई, ये सोचकर वो खुद भी हैरान था और अंदर ही अंदर खुश भी था। एक मुस्कान थी जो उसके होंठों से हटी नहीं रही थी। दिन तेजी से बीतता चला गया। पूरे दिन वो उसी अनजान लड़की के बारे में सोचता रहा। उसकी 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थीं, लेकिन उसने एक भी अटेंड ना की। उसका दिमाग कहीं और था। वो बस उसकी हंसती हुई लड़की के बारे में ही सोच रहा था, जिसने उसके मन की दुनिया ही बदल दी थी। उसके गालों में पड़ने वाले डिम्पल में उसका दिल गहराइयों तक डूब चुका था। उसका दिल बुरी तरह मचलने लगा कि वो उन डिम्पल को छूकर महसूस करे। अगले दिन सुबह बिना नाश्ता किए ही चौधरी हवेली से सीधा ऑफिस के लिए निकल पड़ा और ये देखकर दुर्वेश साहब और उनकी पत्नी बेहद हैरान हुए थे। अर्नब चौधरी, जो किसी भी हालात में अपना नाश्ता मिस नहीं करता था, आज उसे बिना खाए ही निकल गया। ये वही अर्नब था जो कहा करता था कि सुबह की शुरुआत हमेशा एक हेल्दी डाइट के साथ करना चाहिए, वरना इंसान समय से पहले बूढ़ा हो जाता है। वो अपने आप को लेकर ऐसे ही केयरफुल रहता था, लेकिन आज तो जैसे उसकी पूरी ज़िंदगी ही बदल गई थी। रास्ते में ही उसने राजन को कॉल कर दी थी, कल वाली लड़की की पूरी जानकारी मेरी टेबल पर होनी चाहिए। अगर जरा भी देर हुई तो तुम्हें इसका अंजाम याद रहेगा। राजन, जो पहले ही हैरान था, घबराते हुए जल्दी से बोला, जी सर, आपका काम हो चुका है, फाइल आपके ऑफिस की टेबल पर रखी है। अर्नब ने बिना कुछ और कहे फ़ोन काट दिया। उसके चेहरे पर अब एक हल्की मुस्कान आई थी। उसका दिल अजीब सी कशिश महसूस कर रहा था। पूरी रात बीत गई थी, लेकिन वो एक पल के लिए भी सो नहीं सका था। उसकी आंखों के सामने बस वही हंसती मुस्कुराती हुई डिम्पल वाली मुस्कान घूम रही थी। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी ऑफिस के सामने रुकी। वो बिना किसी को देखे सीधा अपने ऑफिस की तरफ बढ़ा। रिसेप्शन पर खड़े सारे कर्मचारी उसके सम्मान में उठकर खड़े हुए थे, लेकिन उसने हर किसी को नज़रअंदाज किया और तेजी से अपने फ्लोर पर आया और सीधे अपने ऑफिस में घुस गया। बाहर टेबल पर एक फाइल रखी थी। उसने गहरी सांस ली। दिल बेतहाशा धड़क रहा था। एसी चलने के बावजूद उसके माथे पर पसीना आ गया था। उसने फाइल खोली और पहले ही पन्ने पर वही चेहरा था जिसने उसकी रातों की नींदें उड़ा दी थी। नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, महक मल्होत्रा। अर्नब हल्का सा मुस्कुराया। ये नाम उसे बहुत पसंद आया था। उसने होठों ही होठों में उस लड़की का नाम दोबारा से दोहराया था, महक, मेरी जिंदगी की महकती बहार महक। और जैसे उसके दिल में ठंडक सी उतरती चली गई थी। लेकिन जैसे जैसे उसकी आंखें फाइल में आगे बढ़ती गईं, वैसे वैसे उसका चेहरा कठोर होता चला गया। उसके माथे पर गहरी लकीरें पड़ गईं। चेहरा गुस्से और हीन भाव से भरता चला गया। व्हाट रविश, ऐसा कैसे हो सकता है? उसके दिमाग ने झटका खाया था। जिस लड़की को मैं पसंद कर चुका हूँ, वो कौन है, क्या है उसकी असलियत? एक गरीब मामूली घराने की गरीब लड़की, इम्पॉसिबल। इस लड़की की इतनी औकात नहीं कि ये अर्नब चौधरी के करीब आ सके। उसने बहुत ही नफरत से सोचा था। एक पल के लिए तो उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था।
लेकिन अपने दिल का क्या करता जिसमें महक पूरे शान के साथ विराजमान हो चुकी थी। वो लाख महक को भूलने की कोशिश कर रहा था। उसने वो फाइल उठाकर दूर डस्टबिन में उछालते हुए फेंक दी थी, लेकिन महक के ख्यालों से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था। फिर उसने खुद को संभालते हुए गहरी आवाज में कहा, नहीं, हरगिज नहीं। मैं किसी गरीब घर की लड़की से शादी नहीं करूंगा, लेकिन मैं उसे छोड़ भी नहीं सकता। उसकी आंखों में खून सा उतर आया था। हाँ, वो मेरी पसंद है और हमेशा मेरी ही रहेगी, लेकिन मेरी बीवी बनकर नहीं, बल्कि मेरे दिल का सुकून बनकर। उसका लहजा ठंडे जहर की तरह था। मैं समझ रहा था कि वो किसी ऊंचे खानदान से होगी। उसकी चाल ढाल, उसकी मुस्कान, सब यही इशारा कर रहे थे कि वो कोई रॉयल ब्लड लाइन से होगी। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा कि महक कोई ऊंचे खानदान से है, लेकिन हकीकत जानकर उसका दिमाग जैसे फटने को था। गुस्से में उसने अपनी पूरी टेबल उलट दी थी। मेरा दिल दिमाग कभी इसकी बात की इजाज़त नहीं देंगे। हमारे ख़ानदान का एक रुतबा है, एक स्टैंडर्ड है। और महक, वो खुद को समझाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन एक अजीब सा दर्द उसके दिल में घर कर चुका था। थोड़ी देर बाद वो अब खामोश हो चुका था। उसने तुरंत अपने पीए को आदेश दिया कि वो मीटिंग्स अरेंज करें। वो अपना दिमाग पूरी तरह से भटकाना चाहता था। अब उसकी नज़र में महक की कोई औकात नहीं रह गई थी। उसे अपनी ही पसंद से अब नफरत होने लगी थी। वो ऐसा ही था। उसके लिए प्यार, जज्बात किसी मायने नहीं रखते थे। वो हर चीज़ को बेमोल कर देता था। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि इस बार जो लड़की उसकी ज़िंदगी में आई है वो कोई मामूली नहीं, बल्कि महक मल्होत्रा है। वो सिर्फ 18 साल की थी, बहुत ही धार्मिक और संस्कारी लड़की। उसके लिए उसका भगवान ही सब कुछ था। इस दुनिया में उसका अपना कोई नहीं था। माँ बाप का साया बहुत पहले उठ चुका था। वो अपनी मासी के घर में रह रही थी। मासी जो माँ की जगह होती है, लेकिन महक की माँ से उसे हर पल ये एहसास दिलाती कि वो उन पर एक बोझ की तरह है। वो उसे हमेशा ताने देती कि जैसे तैसे उसे अपने घर से विदा कर दे। महक बस चुपचाप रहती थी। बचपन से ही खता मेघा और ईजा की होती, लेकिन हमेशा सजा महक को मिलती थी। वो मासूम बिना एक शब्द बोले मार सह जाती। मेघा और ईजा अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ती थीं, लेकिन महक का दाखिला एक सरकारी स्कूल में करवाया गया था। उसकी मासी ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि उसे भी किसी अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवा सकें। समय बीतता गया। तीनों बहनों ने एक साथ 10वीं का इम्तिहान दिया, लेकिन नतीजा, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने के बावजूद मेघा और ईजा का रिजल्ट बहुत ख़राब आया। लेकिन महक, जो एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, उसने पूरे शहर में टॉप किया था। यही वजह थी कि उसे आसानी से कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। सरकार की ओर से उसे स्कॉलरशिप भी मिली थी, जिससे उसे फीस की कोई चिंता नहीं थी। अभी कुछ दिन पहले ही उसका दाखिला हुआ था और वो बेहद खुश थी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ये खुशी ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। दूसरी तरफ अर्नब चौधरी, जिसे 2 दिन पहले महक की पूरी जानकारी मिल चुकी थी, लेकिन अब वो जितना अपने दिल को समझाने की कोशिश करता, उतना ही महक की तस्वीर उसकी आंखों में बसती जा रही थी। वो उसकी पहली नज़र का प्यार थी, लेकिन नहीं, अर्नब चौधरी को इस प्यार से नफरत थी। वो अपने जज्बातों पर हमेशा हावी रहता। वो खुद को बार बार समझा रहा था कि महक एक मिडिल क्लास लड़की है, वो उसके स्टैंडर्ड की नहीं। उसे तो गरीबों से नफरत है। फिर एक गरीब लड़की को अपनी पत्नी कैसे बना सकता है? लेकिन उसका दिल बगावत कर रहा था और आखिरकार 2 दिन की जद्दोजहद के बाद उसने फैसला कर लिया। वो अब और इंतजार नहीं कर सकता था। महक के घर के सामने एक छोटी सी गली में उसकी काली महंगी गाड़ी रुकी। वो सफ़ेद शर्ट और ब्लैक पैंट पहने घर से बाहर निकला। उसने चारों ओर देखा। एक छोटा सा पुराना सा मोहल्ला था। सामान्य घर, छोटे दरवाजे, पुरानी दीवारें। छोटे से मोहल्ले में इतनी बड़ी गाड़ी आने पर सब लोग उसे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे, लेकिन अर्नब को किसी से डर नहीं था। वो अर्नब चौधरी था जिसका नाम सुनकर लोग कांपते थे। उसने आगे बढ़कर दरवाजे पर दस्तक दी। पहली ही दस्तक पर दरवाज़ा खुला। सामने महक की मासी उर्वशी जी खड़ी थीं। कौन है जिसे एक पल का भी चैन नहीं? दरवाज़ा बजा बजा कर मेरे कान फाड़ दिए। उन्होंने बहुत ही गुस्से से कहते हुए दरवाज़ा खोला था, लेकिन जैसे ही उसने इतने रईस आदमी को देखा, वो सहम गई थी। जी, आप किससे मिलना चाहते हैं? वो जो हमेशा कड़वे लहजे में बात करती थी, आज उसकी आवाज़ में मिठास घुल गई थी। अर्नब ने घर में कदम रखते हुए ठहरे हुए अंदाज में कहा, किसी और से नहीं, सिर्फ आपसे और आपके पति से मुलाकात करनी है। उर्वशी जी उसका ये अनोखा अंदाज देखकर हैरान रह गई थी। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। पीछे खड़े नौकर कई कीमती तोहफे और बड़े बड़े बैग्स लेकर आए थे। वो दंग रह गई और जल्दी से भागते हुए अपने कमरे में गई थी।
अपने पति को पुकारने लगी, जल्दी चलो, कोई बहुत बड़ा आदमी आया है, गाड़ी में ढेरों सामान लाया है। उसका लालची पति भी तुरंत बाहर आ गया। सामने खड़े रईस आदमी को देखकर वो समझ गया ये कोई मामूली इंसान नहीं है। वो मुस्कुराकर बहुत मीठे अंदाज में बोला, बोलिए साहब, किस लिए आए हैं? अर्नब ने एक नज़र उन दोनों पति पत्नी पर डाली और फिर लॉन्च के सोफे पर टांग रखकर बैठ गया। वहीं वे दोनों अपने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान लिए उसकी खातिरदारी में लगे थे, मानो उसके कदमों में अपनी जान तक बांट सकते हों। लेकिन अर्नब की नज़रें किसी और को ही तलाश कर रही थीं। बिल्कुल सही, वो महक को ही ढूंढ रहा था। आखिरकार वो उसी के लिए तो पहली बार इस जगह आया था, वरना वो ऐसे गरीब इलाकों से गुजरना भी अपनी तौहीन समझता था। उर्वशी जी खुशामदीद लहजे में बोली, ये सब किसके लिए है और आप कौन हैं और हमारे घर आने की वजह? अर्नब ने उनके चेहरे पर एक नज़र डाली। वो समझ गया ये औरत बेहद लालची है। शरीफ घरों की औरतें और उनके मर्द इस तरह नहीं होते। कोई गैर मर्द घर में आ जाए और वे चुपचाप उसे अंदर आ जाने दें, गिफ्ट्स ले लें, ये किसी भी शरीफ खानदान का तरीका नहीं होता। उसने गहरी सांस ली। हालांकि उसके दिमाग की नसें गुस्से से फटने को थीं, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा। फिर उसने सीधे उन दोनों पति पत्नी की आंखों में देखते हुए कहा, मैं यहाँ आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूँ। मेरा नाम अर्नब चौधरी है। मैं बिजनेस की दुनिया का बेताज बादशाह हूँ। मेरे बारे में जानकारी हासिल करने के लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार गूगल करिए और आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। ये सुनते ही दोनों पति पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। उनके दिमाग में सबसे पहले मेघा और ईजा का ही ख्याल आया था। वे दोनों अपनी बेटियों की तकदीर ऐसे खुलते देख हैरान थे, लेकिन अगले ही पल अर्नब चौधरी ने उनकी इस खुशफहमी पर पानी फेर दिया। उसने प्यार भरे लेकिन सख्त अंदाज में कहा, मैं आपकी सबसे छोटी बेटी महक से शादी करना चाहता हूँ और मैं अभी इसी वक्त उससे शादी करूँगा और उसे अपने साथ ले जाऊँगा। बदले में आप मुझसे जो चाहे कीमत ले लें, वो मैं चुपचाप भर दूंगा। लेकिन शादी के बाद महक का आपसे कोई नाता नहीं रहेगा और ना ही आपका उससे कोई वास्ता होगा। अब तक जो दोनों पति पत्नी खुद को आसमान पर समझ रहे थे, अगले ही पल उन्हें ज़मीन पर गिरने जैसा महसूस हुआ था। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, महक हमारी बेटी नहीं, भांजी है। हम उसे किसी भी कीमत पर बेच नहीं सकते। अगर आप उसे सच में मोहब्बत करते हैं तो पूरे सम्मान के साथ शादी करनी होगी। और ये कौन कहता है कि शादी के बाद लड़की का रिश्ता मायके से ख़त्म हो जाता है? ऐसा सोचने वाले लोग बहुत गलत होते हैं। मैं अपनी महक की शादी ऐसे किसी घर में नहीं कर सकती जहां उसे अपने मायके से अलग कर दिया जाए। अर्नब समझ चुका था उनका इनकार किस वजह से है, लेकिन वो कोई नौसिखिया नहीं था। उसने अपने पीए की तरफ देखा और इशारा किया कि ब्रीफकेस लाया जाए। पीए फौरन उसके करीब आया और अर्नब ने उनके सामने ब्रीफकेस खोल दिया। दोनों पति पत्नी की आंखें एकदम चौड़ी हो गई थीं। वे जो अभी उसे घर से निकालने को कहने वाले थे, अब हक्का बक्का होकर उन पैसों से भरे ब्रीफकेस को देख रहे थे। अर्नब ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, इस ब्रीफकेस में पूरे 50 लाख रुपये हैं। मैं इसे ज़्यादा भी दे सकता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास यही है। क्या अब भी आप इनकार करना चाहेंगे? उर्वशी का पति सुरेश तुरंत ब्रीफकेस पकड़ चुका था। वो खुश होकर बोला, भांजी तो है, लेकिन हमने उसे अपनी बेटी की तरह पाला है। हम भी यही चाहते हैं कि उसकी शादी एक अच्छे घर में हो जाए। हमारी बस यही तमन्ना है कि वो खुश रहे। क्यों उर्वशी, मैंने सही कहा ना? उर्वशी ने फौरन हामी भरते हुए कहा, जी जी बिल्कुल सही कहा। मुझे भी क्या इतराज़ हो सकता है, हमारी बच्ची बस खुश रहे। बस आपसे यही विनती है कि हमारी बेटी को कोई परेशानी ना हो। अगर आप अभी शादी करना चाहते हैं तो मैं तुरंत सारे इंतजाम करवा देती हूँ। अर्नब उन दोनों पति पत्नी को अफसोस से देखता रह गया। जो लोग 1 मिनट पहले तक इनकार कर रहे थे, अब पैसों के आगे झुक चुके थे। इसीलिए तो उसे गरीबों से नफरत थी। आज तक उसका जितने भी गरीब लोगों से वास्ता पड़ता था, उसने अपने सामने उन लोगों को गिड़गिड़ाते और पैसे मांगते ही देखा था। शायद आज तक उसका खुददार लोगों से वास्ता ही नहीं पड़ा था, क्योंकि गरीब लोगों में एक ही तो चीज़ होती है और वो उनकी कुल जमा पूंजी होती है, और वो होती है उनकी खुददारी। लेकिन फ़िलहाल तो वो अभी उर्वशी और सुरेश को देख रहा था और उनके लालचीपन पर अफसोस कर रहा था। लेकिन उसे अब अफसोस करने का कोई फ़ायदा नहीं था। उसे जो चाहिए था वो बस उसे हासिल करना था। उसने एक सख्त लहजे में कहा, दोनों के पास सिर्फ 10 मिनट हैं। महक को तैयार करके मेरे बराबर में बिठाइए। पंडित जी का इंतजाम हो चुका है। अभी इसी वक्त शादी होगी और उसके बाद विदाई भी होगी, और मैं महक को अपने घर ले जाऊंगा। उसके बाद ना महक का आपसे कोई वास्ता रहेगा और ना आपका महक से कोई रिश्ता रहेगा।
लालची लोगों के बीच महक को छोड़ने का उसका मन ही नहीं हो रहा था। उर्वशी ने फौरन ब्रीफकेस उठाया और बोली, जी साहब, बस 10 मिनट में आती हूँ। अर्नब शांत हो गया, लेकिन उसने अपने पीर राजन को फौरन शादी का इंतजाम करने का हुक्म दिया। उर्वशी ब्रीफकेस लेकर अपने कमरे में गई और फिर अपनी बेटियों के कमरे में पहुंची। मेघा और ईजा आराम से बिस्तर पर लेटी थीं, जबकि महक जमीन पर सोई हुई थी गहरी नींद में। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी अब पूरी तरह बदलने वाली थी। जब उसकी मासी उसके कमरे में आई तो उसकी दोनों कजिन जो मोबाइल में बिजी थी बेजारी से बोली, क्या हुआ, हमारे कमरे में क्यों आई हो? लेकिन उर्वशी ने अपनी दोनों बेटियों को नज़रअंदाज करते हुए जमीन पर सोई महक की तरफ कदम बढ़ाए और उसे झकझोर कर उठाया। दोनों बहनें हैरान रह गई थीं कि अचानक उनकी माँ को क्या हो गया। फिर ये सोचकर उन्होंने अपना मोबाइल एक तरफ रख दिया कि अब शो शुरू होने वाला है, यानी ज़रूर महक से कोई गलती हुई है और अब हमारी माँ उसे डांटने आई हैं। लेकिन अगले ही पल सारा मंजर बदल गया था। उर्वशी ने महक को गले लगाते हुए कहा, अरे मेरी बच्ची, तूने तो मेरे नसीब ही खोल दिए। मुझे तो पता ही नहीं था तू हमारे लिए कोई बोझ नहीं बल्कि हमारे लिए खुशियों की चाबी है। महक ने उन्नीदी आंखों से अपनी मासी को देखा जो उस पर कुर्बान हुई जा रही थी। उनका बस नहीं चल रहा था कि क्या कुछ न कर बैठे। अचानक अपनी माँ को यूं बदलता देख दोनों बहनें अपनी जगह से खड़ी हो गईं। मेघा ने झुंझलाते हुए कहा, ये क्या हो रहा है मम्मी? इस पर इतना प्यार क्यों आ रहा है आपको? आखिर इसने कौन सा बड़ा कारनामा कर दिया जो आप इस पर फिदा हो रही हैं? उर्वशी ने प्यार भरी नज़र से महक को देखा और खुशी से बोली, अरे इसकी वजह से तो हमारे दिन ही बदल गए हैं। एक आदमी आया है और उससे शादी की ख्वाहिश जाहिर कर रहा है। बहुत अमीर है, बहुत खुश रहेगी मेरी बच्ची, भगवान इसके नसीब अच्छे करे। उन्होंने पैसों की बात छुपा ली थी, लेकिन उनकी दोनों बेटियां खुशी से बोलीं, अरे तो ये बात है मम्मी, फिर हमारा रिश्ता तय करा दो। इस महक को क्यों दे रही हो? उर्वशी ने गुस्से से उन्हें घूरा और बोली, उसने ख़ास तौर पर महक का नाम लिया है और उसने 50 लाख रुपये भी दिए हैं। मैं अब क्या करूं? मेरी तो खुद यही ख्वाहिश थी कि वो तुम दोनों में से किसी से शादी कर ले, लेकिन उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है। मजबूरन हमें महक को ही उसके सामने करना होगा। महक ये सब सुनकर सन्न रह गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी मासी क्या कह रही हैं। क्या उसकी मासी ने उसे बेच दिया था? ये सोचते ही वो सदमे में चली गई थी। अपनी जगह से खड़ी हुई, लेकिन इससे पहले वो कुछ कहती उर्वशी ने उसके सिर पर लाल दुपट्टा डालते हुए कहा, चलो अर्नब चौधरी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आज तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन है। महक तो हैरान होकर अपनी मासी को देखे जा रही थी। कोई भी आदमी मुंह उठाकर उस पर जबरदस्ती अपना हक जमाने आ जाएगा और वो किसी के भी साथ चली जाएगी। अगर ये रिश्ता नॉर्मल तरीके से आता तो वो खुश हो जाती, लेकिन वो इंसान उसे पैसे देकर खरीद रहा था और ये बात उसे हरगिज भी गवारा न थी। पहली बार वो अपनी मासी के सामने खड़ी हुई थी। मैं ये शादी नहीं कर सकती। आप उस इंसान को मना कर दें और उसके दिए हुए पैसे भी उसे वापस कर दें। वो पैसों का रौब दिखाकर हम लोगों को खरीदना चाहता है, लेकिन हम इतने गिरे पड़े नहीं हैं। उसकी बात सुनकर उसकी मासी तो जैसे गुस्से से आग बबूला हो गई। उसे बाजू से पकड़कर झंझोड़ कर रख दिया। चाहती क्या हो तुम? घर आई लक्ष्मी को यूं ही ठोकर मार दूं? पूरी जिंदगी भी अगर कमाएंगे ना, तब भी इतने पैसे नहीं देख पाएंगे। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए। तेरे सदके ही सही हम लोगों की गरीबी दूर हो रही है। आखिर हमारे भी तेरे ऊपर एहसान है। बचपन से तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, तो उसके बदले अगर थोड़ी सी खुशी मिल रही है तो क्या तू इतनी सी कुर्बानी भी नहीं दे सकती? और कुर्बानी कैसी? तुझे तो खुश हो जाना चाहिए। तेरे तो नसीब ही खुल गए। इतना बड़ा आदमी तुझे बिहाने आया है और तेरे हैं कि नखरे ख़त्म नहीं हो रहे। उन्होंने झटके से उसके बाजू को छोड़ा था और गुस्से भरी निगाहों से घूरा, जबकि महक अब रोते हुए गिड़गिड़ाई थी, मासी मैं नहीं कर सकती उससे शादी, उस अमीर आदमी से शादी जिसे मैं जानती तक नहीं। मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा। ऐसा कहाँ होता है मासी, इतनी जल्दी शादी, वो भी हम जैसे गरीबों की, इतने ऊंचे अमीर लोगों में। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं आपकी सगी बहन की निशानी हूँ। भगवान के लिए मेरे साथ ये जुल्म मत करें। मैं आपकी हर बात मानूंगी, कोई गलती नहीं करूँगी, लेकिन मुझे इस तरह किसी अजनबी के हवाले मत करें। लेकिन उसकी मासी ने उसकी एक भी न सुनी और उसे हाथ से पकड़ते हुए बाहर ले आई। अर्नब चौधरी जो अपने मोबाइल में व्यस्त था, अचानक उसने नज़रें उठाई और सामने से अपनी मोहब्बत को आते देखा। वो एक पल के लिए अपनी जगह पर ठहर गया। दिल को जैसे एक सुकून मिला था, लेकिन फिर अचानक उसकी नज़र महक की कलाई पर गई, जिसे उसकी मासी ने जोर से पकड़ रखा था।
अर्नब की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वो सब कुछ सह सकता था, लेकिन अपनी मोहब्बत की ये तौहीन हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो गुस्से से बोला, हाथ छोड़ो महक का, वरना तुम्हारा हाथ धड़ से जुदा कर दूंगा। उसके लहजे में आग जैसी तपिश थी। महक पूरी जान से कांप उठी, और यही हाल उसकी मासी और उसकी दोनों बेटियों का भी था। वे फौरन उससे पीछे हट गई थीं। महक को समझ नहीं आ रहा था ये शख्स कौन है जो उसका नाम तक जानता है और इतना गुस्से में क्यों है। वो वहाँ से भाग जाना चाहती थी, इस दुनिया से बहुत दूर, अपने माँ बाप की गोद में छिप जाना चाहती थी, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। उसने एक कदम पीछे हटाया ही था कि अचानक अर्नब चौधरी लंबे लंबे डग भरता हुआ उसके करीब आया था और उसकी कलाई थामते हुए उसे बाहर की तरफ ले गया, जहाँ राजन शादी का इंतजाम कर चुका था। महक की कलाई पर अर्नब की पकड़ बहुत नरम थी, और उस नरमी को महसूस करके महक का दिल एक पल के लिए रुक सा गया था। वो एकटक उस इंसान के चेहरे को देखने लगी। उसे याद आया कि अभी कुछ दिन पहले ही तो ये उसके कॉलेज आया था, और आज उसका रिश्ता लेकर उससे शादी करने भी आ गया। आखिर ये चाहता क्या था? लेकिन महक को ये तो एहसास हो चुका था, अब ये इंसान उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। उसने खुद को हालात के ऊपर छोड़ दिया, लेकिन दिल में पक्का इरादा भी कर लिया था कि अर्नब चौधरी, तुम पैसे के बल पर सब कुछ खरीद सकते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास पैसा है तो दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में है, लेकिन तुम भूल में हो। मैं तुम्हें बताऊंगी कि लाखों करोड़ों के मालिक होते हुए भी तुम दिल का सुकून नहीं खरीद सकते। तुम मेरी मोहब्बत को तरसोगे, भले मेरे वजूद को पालो, लेकिन मेरे प्यार को पा न सकोगे। उसने नफरत भरी नज़र अर्नब चौधरी के चेहरे पर डाली थी, और अर्नब चौधरी के चेहरे पर महक के ख्यालों से बेखबर एक सुकून भरी मुस्कान थी। गरीबों से नफरत करने वाला आज दिल के हाथों मजबूर होकर एक गरीब लड़की को अपनी पत्नी बना रहा था। प्यार शायद इसी चीज़ का नाम होता है कि हमें सिर्फ महबूब चाहिए होता है। महबूब से जुड़ी हर बात बेमायनी हो जाती है। अर्नब के लिए भी सिर्फ महक जरूरी थी, जैसे वो उसकी सांसों में घुलने बसने लगी थी, और आज वो सब कुछ भुला बैठा था। शादी के बाद अर्नब चौधरी एक पल के लिए भी उस छोटे से इलाके में नहीं रुका था। पड़ोसी भी हैरानी से उस बड़ी सी गाड़ी को और वर्दी में बंदूक लिए खड़े गार्ड्स को देख रहे थे, और फिर जब उन्होंने उस शानदार शख्स को महक का हाथ थामे देखा तो सब कुछ समझ गए थे। यह आदमी उसे अपने साथ ले जा रहा था, अपनी इज्जत बनाकर। गाड़ी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी, और हर थोड़ी देर में महक की हल्की हल्की सिसकियां पूरे माहौल को भारी कर रही थीं। ये सिसकियां अर्नब चौधरी के लिए बेचैनी का कारण बन रही थीं। उसने एक नज़र अपनी नाजुक सी दुल्हन पर डाली थी, पर जब उसका रोना अर्नब को बर्दाश्त ना हुआ तो वो गुस्से से झुंझलाकर बोला था, यार रोना बंद करो, मैं तुम्हें इज्जत से ब्याह कर ले जा रहा हूँ, कोई अगवा करके नहीं जो तुम इस कदर रो रही हो। काश आप मुझे अगवा करके ही ले जाते, कम से कम मेरे दिल में ये मलाल तो ना होता कि आप मुझे खरीद कर ले जा रहे हैं। महक की बात पर अर्नब ने उसे गुस्से से घूर कर देखा था। जी चाहा इस लड़की की अकल पर मातम करे, लेकिन फिर अपने गुस्से को काबू करते हुए बोला, तो इसमें कौन सी नई बात है? आज तक हमेशा लड़के को ही खरीदा जाता है दहेज के नाम पर। तुमने देखा नहीं, लड़का बैकग्राउंड का अच्छा होता है, वैसे ही उसकी बोली लगती है। आज अगर मैंने कुछ पैसों के लिए तुम्हें उस नर्क से निकाल लिया तो क्या बुराई है? मैं तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ, जिंदगी की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ तुम्हें। मैंने देखा था तुम्हारी मासी को और तुम्हारे मौसा को भी, कितने लालची लोग थे दोनों। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, वरना वो लोग तो तुम्हारी शादी ऐसी जगह करते जहाँ रोने के लिए भी तुम्हें आंसू न मिलते। अर्नब ने गाड़ी एक साइड पर रोक ली थी और फिर पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ा दी। पानी पियो और रिलैक्स हो जाओ, मेरी तरफ से सारे गलत विचार अपने दिमाग से निकाल दो। प्यार कर बैठा हूँ तुमसे, इसीलिए जल्दबाजी में तुम्हें अपना बनाकर ले जा रहा हूँ, क्योंकि सीधे तरीके से तो तुम्हारी शादी मेरे साथ होने से रही। मेरे पापा भले तुम्हें अपनी बहू स्वीकार कर लेते, लेकिन मेरी माँ हरगिज भी नहीं, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। वो पानी की बोतल उसकी ओर बढ़ाते हुए उसे रिलैक्स करने की पूरी कोशिश कर रहा था, जबकि महक का रोते रोते गला सूख चुका था। एक झटके से उसने पानी की बोतल ली और एक ही सांस में आधी बोतल पी गई थी, और वो उसे पानी पीते हुए गौर से देख रहा था। पानी पीने के बाद अर्नब ने उसकी तरफ अपनी जेब से रुमाल निकाल कर बढ़ाया था। अपना चेहरा साफ कर लो, कहीं से भी नई नवेली दुल्हन नहीं लग रही हो। वैसे यकीन से कह सकता हूँ अभी तुम रो रही हो, लेकिन जब मेरे प्यार को महसूस करोगी तो खुद की किस्मत पर गर्व करोगी। खुशकिस्मत हो जो तुम्हें अर्नब चौधरी मिला। वैसे खुशकिस्मत तो मैं भी हूँ जो मुझे इतनी प्यारी और मासूम सी बीवी मिली है।
कहते कहते उसने महक का हाथ अपने हाथों में थाम लिया था और अगले ही पल अपने होंठ उसके नाजुक से कांपते हाथ पर रख चुका था, जबकि महक ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया था। अर्नब के होठों का स्पर्श पाकर महक के दिल की धड़कनें तेज हुई थीं। वो जो घर से ही सोचकर आई थी कि अर्नब को करीब नहीं आने देगी, पता नहीं क्यों अर्नब के पहले स्पर्श पर ही उसका दिल बुरी तरह से शोर मचाने लगा था। चेहरे पर शर्म की लाली बिखर गई थी और वो जल्दी से खिड़की की दूसरी तरफ देखने लगी, लेकिन अर्नब ने उसके चेहरे की लाली देख ली थी और वो जोर से कह कहा लगाकर हंस पड़ा। अभी से तुम्हारा ये हाल है, जब रात को पूरी तरह तुम्हारे करीब आऊँगा तब तो तुम शर्म के मारे अधमरी हो जाओगी। अब तो महक से बर्दाश्त हो ही नहीं सकता था। बहुत बदतमीज हैं आप, शर्म नहीं आती आपको एक लड़की से ऐसी बातें करते हुए। वो बहती नाक और गालों पर रुके आंसुओं को साफ करते हुए नाराजगी से बोली, शर्म? कैसी शर्म? भगवान ने पति पत्नी का रिश्ता शर्म का बनाया ही नहीं है। एक जोरदार कह कहा लगाता हुआ वो उसे और भी शर्माने पर मजबूर कर गया था, लेकिन वो इतनी जल्दी अर्नब पर भरोसा नहीं कर सकती थी। अभी तो वो उस पर बहुत ही प्यार भरी बातें कर रहा था, अपना प्यार लुटा रहा था, लेकिन क्या पता आगे उसके क्या इरादे थे। खैर, कुछ पल के लिए महक का मन पूरी तरह रिलैक्स हो चुका था, उसका रोना भी बंद हो चुका था और अर्नब ने एक सुकून भरी सांस लेते हुए गाड़ी स्टार्ट की थी। उसका इरादा था वो महक को अपने फ्लैट में ठहराएगा, लेकिन न जाने क्यों उसका दिल नहीं माना। वो उसे हवेली ले आया। हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था, सब लोग अपने अपने कमरों में सो रहे थे, लेकिन अर्नब को मालूम था उसकी दादी अभी भी जाग रही होंगी। अर्नब चौधरी किसी से नहीं डरता था, अपने पिता से भी नहीं, लेकिन अपनी दादी के लिए वो अपनी जान तक देने को तैयार रहता था। उनकी ममता ही थी जो उसे बेइंतहा उनसे जोड़ती थी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और फिर अपनी दुल्हन के साथ अंदर दाखिल हुआ। दादी ने आगे बढ़कर महक को अपने सीने से लगाया था। कैसी है मेरी बहू? ये सुनकर अर्नब की आंखें चौड़ी हुई थीं। उन्हें कैसे पता चला कि वो शादी कर चुका है? उन्होंने अर्नब को पास से हटाकर महक को अपने करीब बिठा लिया, फिर बड़ी नरमी से उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली, हमें पता है हमारे पोते ने तुम्हें बहुत तंग किया होगा, जिसके लिए हम दिल से माफ़ी मांगते हैं। वैसे गुड़िया, तुम्हारा नाम क्या है? उनकी आवाज़ में बेइंतहा प्यार भरा हुआ था और उनके शब्दों में ममता की मिठास थी। महक ये सब सुनकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसके आंसुओं में कितनी ही शिकायतें थीं, कितना ही दर्द था। वो रोते हुए बोली, दादी अम्मा, आपके पोते ने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की है। मैं इस शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी। ये अच्छे इंसान नहीं हैं। इन्होंने मुझ पर गुस्सा भी किया। अब मैं इनके साथ नहीं रहूँगी, मैंने आपके साथ ही रहना है दादी। वो जो उस मासूम और सीधी सादी लड़की समझ चुका था, उसकी तेज और बेबाक बातें सुनकर अर्नब चौधरी की आंखें बड़ी हो गई थीं। जो आगे कह रही थी, मैं इस शादी को नहीं मानती, इन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। उसकी आवाज़ कांप रही थी, आंखों से आंसू गिर रहे थे, जबकि दादी ने हैरान नज़रों से अपने पोते अर्नब को देखा, जिसकी बीवी उसके सारे राज खोल चुकी थी। दादी ने अर्नब का कान पकड़ लिया। क्यों किया तुमने इस बच्ची को तंग? अर्नब दर्द से करा उठा। दादी, कान तो छोड़िए, आपकी बहू बड़ी ही शैतान है। ये लड़की तो बड़ी चालाक निकली। मैं तो इसे मासूम समझ रहा था, लेकिन इसकी असलियत सामने आ गई है। और महक को झटका लगा। वो दादी के पीछे से अपनी छोटी सी नाक चिढ़ाकर बोली, मैं कोई शैतान नहीं हूँ और ना ही चालाक, मैं बहुत मासूम और सीधी सादी लड़की हूँ। क्यों दादी, मैं सही कह रही हूँ ना? दादी ने दिल खोलकर हंसते हुए अपने पोते को आंखें दिखाईं। खबरदार, अगर तूने मेरी बहू के बारे में एक शब्द भी बोला, अब जा यहाँ से। जब तक ये अपने दिल से राजी नहीं होगी, मैं तुझे इसके करीब नहीं आने दूंगी। दादी को ये मासूम सी नटखट बहू बहुत पसंद आई थी, जबकि दादी की बात सुनकर महक खुशी से उछल पड़ी थी। हाँ दादी, बिल्कुल ऐसा ही करें। मैं इनके साथ नहीं जाना चाहती। पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। आपको पता है दादी, इन्होंने मेरी मासी को पैसे। लेकिन इससे पहले कि महक अपनी बात पूरी करती, अर्नब ने झटके से दादी के हाथ से अपना कान छुड़ाया और तेजी से महक के पास आकर अपनी हथेली उसके होठों पर रख दी और गुस्से से उगलते हुए बोला, बिल्कुल खामोश। अगर अब तुम्हारी आवाज़ मेरे कानों से टकराई तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। हद की ज़्यादा बेवकूफ़ हो तुम। बकवास करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। यह हमारा मामला है, इसे दादी तक मत पहुंचाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दांत पीसते हुए उसने आंखों ही आंखों में जैसे उसे कुछ समझाने की कोशिश की थी और महक कुछ पल के लिए सहम गई थी। उसका ये गुस्से वाला रूप देखकर वो कुछ भी सह सकता था, लेकिन अपनी दादी का गुस्सा नहीं। अगर महक ने अभी गुस्से में आकर पैसों वाली बात दादी को बता दी तो दादी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता।
दादी ने फौरन उसे पीछे किया और प्यार से बोली, अच्छा अभी के लिए तुम अपने कमरे में जाओ, मैं इसे समझा दूंगी कि इसे क्या कहना है और क्या नहीं। अर्नब, गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता बेटा, कभी कभी ये गुस्सा इंसान के रिश्तों को खोखला कर देता है। महक की आंखों में आंसू भर आए। दादी के सामने तो वो शेरनी बन गई थी, लेकिन भूल गई थी अर्नब चौधरी सबसे बड़ा शेर था। वो अगले ही पल अपनी तेज दहाड़ से उसे दबा सकता था। अर्नब चुपचाप कमरे से बाहर चला गया, जबकि दादी ने महक को अपने साथ लगाया और फिर उसे बेड तक लेकर आई थी। और दादी उससे ढेर सारी बातें पूछने लगी। जैसे जैसे महक उन्हें सब कुछ बताती गई, दादी के माथे पर बल पड़ते चले गए। लेकिन धीरे धीरे दादी का गुस्सा खुद ही शांत होने लगा, क्योंकि वो समझ गई थी कि उनका पोता कहीं ना कहीं प्यार की उस डगर पर चलने के लिए तैयार हो रहा है, और वो भी एक ऐसी लड़की से मोहब्बत कर बैठा था जो उसके स्टैंडर्ड की नहीं थी, बल्कि एक मिडिल क्लास लड़की थी, और जिसका साफ मतलब था वो दिल से महक को पसंद करता था। दादी के लबों पर एक हल्की सी मुस्कान आई थी। उन्होंने महक को अपने साथ ही सुला लिया। रात धीरे धीरे बीतती चली गई, जैसे मोमबत्ती का पिघलता हुआ मोम। अर्नब की मम्मी और डैडी इस समय आउट ऑफ कंट्री थे और उन्हें अभी तक अर्नब की शादी की कोई खबर न थी। महक को हवेली आए 2 दिन हो चुके थे, लेकिन अर्नब से उसकी कोई मुलाकात नहीं हुई थी। वो उसे दादी के हवाले करके कहीं गुम हो गया था। किसी को भी नहीं पता था वो कहाँ चला गया। पिछले 2 दिन से उसने हवेली में कदम भी नहीं रखा था। यह अजीब सा एहसास था जिसने महक के दिल की धड़कनें तेज कर दी थीं। वो जाने अनजाने तौर पर अर्नब का इंतजार करने लगी थी। जिस तरह हक जताकर अर्नब उसे अपने साथ लाया था, उसे उसका ही हक जमाना अच्छा लगा था। चाहे जो भी हो, अर्नब अब उसका पति था, उसके जीवन का हिस्सा था। थोड़ी बहुत चिंता करना उसका भी हक था। समय तेजी से आगे बढ़ रहा था। उस दिन रात का दूसरा पहर था। हवेली में हर कोई अपने अपने कमरों में चैन से सो रहा था, लेकिन तभी महक को भूख ने बेचैन कर दिया। उसने करवट बदलकर दादी की ओर देखा, लेकिन वो भी गहरी नींद में थी। काफ़ी देर तक सोने की कोशिश करती रही, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। रात के डिनर के वक्त उसने ढंग से खाना भी नहीं खा पाया था, इसलिए अब भूखी हो गई थी। कुछ सोचकर वो बिस्तर से निकली और किचन की ओर बढ़ गई। वो बहुत सावधानी से किचन में आई और अपने लिए खाना निकाल लिया और फिर वहीं खड़े होकर खाने लगी। अर्नब, जो अभी अभी ऑफिस से आया था, किचन की लाइट जलती देखकर उसके कदम खुद ब खुद किचन की ओर उठने लगे। दिल में सबसे पहला ख्याल महक का ही आया था, क्योंकि नौकर तो इस समय तक अपने सर्वेंट क्वार्टर में चले जाते थे और दादी रात को अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। महक का ख्याल आते ही उसके होठों पर एक दिल फरेब सी मुस्कान आई थी। कितने दिन हो गए थे और उसने उसे दुश्मनी जा को देखा भी नहीं था। आज उसका दिल उसकी संगत के लिए बुरी तरह मचलने लगा था। शादी को 1 हफ्ता हो चुका था और वो उससे जानबूझकर बच रही थी। वो दबे कदमों से किचन में दाखिल हुआ था। उसका अंदाजा सही था, किचन में महक मौजूद थी, सब तरफ से बेपरवाह होकर खाने में बिजी। लेमन कलर की साड़ी में उसकी खूबसूरती बुरी तरह उभर रही थी। अर्नब की नज़रें उसकी कमर पर टिक गईं। उसका मन महक को छूने के लिए बुरी तरह मचल उठा था। अपने पीछे किसी का एहसास करते ही महक का दिल धक से हुआ। खाने की प्लेट वहीं रखकर वो एकदम से पलटी थी और सामने अर्नब को देखकर उसका दिल जैसे धड़कना भूल चुका था। जबकि अर्नब होठों पर एक शरारती मुस्कान सजाए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था और अगले ही पल उसे कमर से खींचकर खुद के करीब कर चुका था। बहुत इग्नोर कर लिया तुमने मुझे, अब बचकर कहाँ जाओगी? उसने एक झटके से उसे अपने सीने से भींचा था, जबकि महक की नर्म नाजुक सी धड़कनें अर्नब के चौड़े सीने से जोर से टकराई थीं और उन धड़कनों की नाजुकता को महसूस करके अर्नब की सांसें खुमार से बहक उठी थीं। उसने बिना सोचे समझे अपने दहकते होठों से महक की गर्दन को छू लिया था और उसके गर्म होठों का स्पर्श पाकर महक बुरी तरह घबराई थी। छोड़िए मुझे, मैं अभी दादी को जाकर बताऊंगी। अच्छा, क्या बताओगी? कि तुम्हारा पति तुम्हें प्यार करने के लिए तुम्हारे करीब आया था? बड़ी बेशर्म लड़की हो जो अपनी पर्सनल बातें दूसरों को बताने के बारे में सोच रही हो। ये नाजुक से पल, खूबसूरत रोमांटिक पल तो पति पत्नी के बीच की धरोहर होते हैं, बहुत कीमती होते हैं, जिंदगी भर इन्हें सहेज कर रखा जाता है, और तुम हो कि इस बात का ढिंढोरा पीटोगी? कहते कहते उसने उसके नाजुक से होठों पर अपनी पकड़ जमाई थी और महक की आंखें बड़ी हो गई थीं। वो उसकी संगत में बुरी तरह बहक चुका था और एक झटके से उसने महक को अपनी बाहों में भर लिया था। महक विरोध करना चाहती थी, कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन अर्नब के जज्बातों ने उसे एकदम खामोश कर दिया। वो चाह कर भी अर्नब का विरोध न कर सकी। अर्नब उसे बाहों में लिए सीधा अपने कमरे में आया था।
उसे बेड पर बिठाते हुए उसने कमरे को अंदर से लॉक कर दिया और अर्नब के इरादे भांप कर महक पसीने पसीने हुई थी। रिलैक्स यार, पति हूँ तुम्हारा, इतना क्यों डर रही हो? उसे यूं घबराते देखकर वो हैरान हुआ था। नहीं, वो मैं डर नहीं रही। हाँ डर रही हूँ। महक को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही है। वाकई वो डर रही थी। अर्नब जैसे हट्टे कट्टे मजबूत मर्द को अपने सामने देखकर। वो नाजुक सी मोम सी गुड़िया थी, भला कहाँ उसकी शिद्दतों को सहने की ताकत रखती थी। यही सोचकर उसका दिल बुरी तरह कांपा था। जबकि उसे इतना डरते देखकर उसने माहौल को थोड़ा हल्का करने की कोशिश की थी। अपने जूते मोजे निकालने के बाद उसने अपना कोट उतारकर सोफे पर रखा। उसके बाद रिस्ट वॉच निकालने लगा और कनखियों से महक को भी देखे जा रहा था, जो उसकी हर एक्टिविटी पर नजर रखे हुए थी। और फिर अपना नाइट गाउन लेकर बाथरूम में चला गया था। लेकिन जाने से पहले महक को वार्न करना नहीं भूला था, कमरे से बाहर कदम भी मत निकालना, वरना दादी के कमरे से भी उठाकर ले आऊँगा। और महक चुपचाप वहीं बेड पर जमी बैठी रह गई थी, क्योंकि उसे पता था अब उसकी रिहाई की कोई राह नहीं थी। दादी दवा के असर में बेखबर सो रही थी, और फिर वैसे भी दादी कई बार इशारों में उससे कह चुकी थी कि उसे अब अर्नब के साथ उसके कमरे में रहना चाहिए। आखिर को वो तुम्हारा पति है, लेकिन वो हर बार टाल देती थी। और अब जबकि वो उसे खुद कमरे में ले आया था, तो दादी भी उसकी मदद नहीं कर सकती थी। थोड़ी देर बाद वॉशरूम से फ्रेश होकर आ गया था। गीले बालों को टॉवल से रगड़ता हुआ वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। महक चुपके चुपके उसे देख रही थी। उसके दिल ने अर्नब के लिए जो भी गलतफहमियां पाल रखी थीं वो सब निकल चुकी थीं, क्योंकि उसका दिल भी अर्नब की माला जपने लगा था। लेकिन फिलहाल अर्नब की संगत का सोचकर वो बुरी तरह घबरा रही थी। थोड़ी देर बाद ही वो उसके सामने आकर बैठ चुका था और वो थोड़ा सा पीछे सरक गई। उसकी इस हरकत पर अर्नब के होंठों पर मुस्कान आई थी और उसने महक के हाथ को अपने हाथों में थाम लिया। कितने दिनों से सोच रहा था कि तुम खुद ही मेरे पास आओगी, लेकिन तुम तो जैसे भूल ही गई थी कि तुम्हारा एक पति भी है, जो अपने दिल में ढेरों जज्बात रखता है और उन जज्बातों को सुकून सिर्फ तुम दे सकती हो। उसके बाद भी तुम्हारा ये बेगाना रवैया, मुझे बहुत दुख हुआ। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं? उसकी आंखों में आंखें डालकर वो सवाल कर रहा था। नहीं है। वो कभी ना तो कभी हाँ में गर्दन हिलाने लगी और फिर चुपचाप सर झुका लिया। महक, फिलहाल मेरे पास तुम्हें मुंह दिखाई का तोहफा देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आज हमारी सुहागरात है। आज हमारी नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है, तो मुंह दिखाई का तोहफा तो बनता है। और मुंह दिखाई में मैं तुमसे एक वादा करता हूँ, कभी तुम्हारी आंखों में उदासी नहीं आने दूंगा। ये अर्नब चौधरी का वादा है तुमसे। तुमने मुझे पूरी तरह बदल दिया है महक। मैं जो गरीबों से नफरत करता था, अब मुझे समझ आया कि सब गरीब लालची और पैसे के भूखे नहीं होते, कुछ तुम्हारी तरह खुददार भी होते हैं। जिस तरह तुमने शादी को लेकर विरोध किया था, तुम्हारा मान सम्मान मेरे दिल में और भी बढ़ चुका था। और जानती हो, सबसे बड़ा तोहफा मैं तुम्हें जो देने जा रहा हूँ वो कौन सा है? कौन सा? महक ने जल्दी से पलकें उठाते हुए अर्नब को गौर से देखा था। मैं तुम्हारे नाम से एक एनजीओ खोलना चाहता हूँ, जिसमें गरीब बेसहारा औरतें काम करेंगी और अपने हुनर को आजमाएंगी और ख़ुद की मेहनत से पैसे कमाएंगी। और महक का दिल खुशी से खिल उठा था। वो अर्नब को गलत समझ रही थी, वो गलत नहीं था। हाँ, उसके विचार थोड़े अलग थे, लेकिन महक से मोहब्बत के बाद वो विचार भी बदल चुके थे। और जब अर्नब ने उसे अपनी ओर खींचा तो बिना किसी विरोध के उसकी ओर खींचती चली गई थी और उसके चौड़े सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। अर्नब ने साइड लैंप ऑफ करते हुए उसे अपनी बाहों में खींच लिया था। धीरे धीरे वो उसको हर पर्दे से आज़ाद करता जा रहा था और महक शर्म के मारे बुरी तरह सिमटती जा रही थी। और जब अर्नब ने उसकी नाजुकता को अपने होंठों से छुआ तो महक के होंठों से मदहोशी भरी सिसकियां निकली थीं और उन सिसकियों को सुनकर अर्नब और भी मदहोश हुआ था। वो पूरी शिद्दत से अपनी चाहतें महक पर लुटाने लगा था और उन चाहतों में महक भी डूबने लगी थी। दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुके थे। चांद भी उनकी बेबाक शरारतों को देखकर बादलों के पीछे छुप चुका था। सुबह जब दादी ने महक को अपने करीब न पाया और वो बाहर आई तो महक को अर्नब के साथ कमरे से बाहर निकलते देखा था। महक के चेहरे पर फैली लाली देखकर दादी ने एक सुकून भरा सांस लिया था कि दोनों अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर चुके थे। दादी ने आगे बढ़कर दोनों को आशीर्वाद दिया। अब सबसे बड़ी समस्या अर्नब के मम्मी डैडी की थी, जो कल ही वापस आने वाले थे। लेकिन अर्नब को अब किसी बात का डर नहीं था। और जब दुर्वेश चौधरी और संगीता चौधरी को शादी की खबर हुई तो दुर्वेश चौधरी के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई थी।
वो जो अपने बेटे के विचारों को बदलने में नाकाम रहे थे, महक ने उनके बेटे के विचारों को बदल दिया था। जबकि संगीता जी तो गुस्से से बिखर उठी थी। मैं कभी भी इस गरीब मिडिल क्लास लड़की को अपनी बहू स्वीकार नहीं करूंगी। जबकि दादी गुस्से से संगीता के सामने आकर खड़ी हुई थीं। तुम कौन होती हो इसे बहू स्वीकार करने या न स्वीकार करने वाली? मैं इसे अपनी बहू स्वीकार कर चुकी हूँ। और मत भूलो, तुम भी एक गरीब खानदान से ही हो। और संगीता जी ने पहली बार नजरें झुकाई थीं और फिर दिल महसूस कर खामोश हो गईं, क्योंकि इस घर में दादी का ही हुक्म चलता था। 2 दिन बाद उसने बड़े धूमधाम से महक की मुँह दिखाई की शानदार महफिल सजाई थी और दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि अर्नब चौधरी की पत्नी कौन है। एक छोटे से इलाके में रहने वाली मासूम सी महक अब पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी थी। किस्मत के दरवाजे उसके लिए खुल चुके थे। उसकी आजमाइशें ख़त्म हो चुकी थीं। माँ बाप को खोने के बाद जितने भी दर्द और तकलीफ़ें उसने सही थीं, अर्नब की मोहब्बत ने उन सारे जख्मों पर मरहम लगा दिया था। अब वो उसके साथ एक खुशहाल ज़िंदगी जीने लगी थी। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।